शहरियत तरमीमी बिल को लेकर फिर से कई सियासी जमातों ने मुखालफत शुरू कर दी है। AIUDF चीफ और MP बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि मजहब की बुनियाद पर कोई कानून बने वो आइन के खिलाफ है। हमने पहले भी इसकी मुखालफत की थी और अब भी इसका पुरजोर मुखालफत हम इसकी करेंगे। बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि ये सिर्फ सियासी मामला है और BJP बार बार शहरियत तरमीमी बिल का मुद्दा उठाकर सियासी फायदा लेना चाहती है। हमारे दिल्ली के नुमाइंदे शुएब रजा ने बदरुद्दीन अजमल से बात की है। हमारे साथ मौजूद है सांसद बदरुद्दीन अजमल साहब। सर, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, क्योंकि पहले लोकसभा में पास हुआ था लेकिन फिर से उसको लाया जा रहा है, वो लैप्स हो गया लोकसभा और राज्यसभा में। आपकी मुखालफत पहले भी थी, अभी भी उसी तरह से है। देखिए, ये लैप्स तो हुआ, अच्छी बात है और ये वापस लाना चाहते हैं। हम तो इसको चाहते ही नहीं, हमारी पार्टी नहीं चाहती। सबसे बड़ी बात है कि BJP गवर्नमेंट इसको जबरदस्ती नॉर्थ ईस्ट के लोगों के ऊपर खास करके थोपना चाहती है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के ऊपर एक भी नॉर्थ ईस्ट का स्टेट जो उनके अंडर में है, ऐसा नहीं है जो इसकी मुखालफत नहीं कर रहा। वो साफ कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे और उसकी कुछ वजूहात है। एक तो ये है कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन में बाहर से जो भी लोग आएंगे, कहीं भी अगर कोई जरूरत पड़ी इमरजेंसी में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मदद करनी पड़ी, वो धर्म की बुनियाद के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बना करता है कि धर्म, और ये पूरा का पूरा सिर्फ मुसलमानों को छोड़ के बाकी जितने धर्म के लोग हैं, यहाँ से लेके बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहां तक से लोगों को लाएंगे। तो अगर वहां मुसलमान भी परेशान है तो उनको भी लाओ, लेकिन धर्म की बुनियाद के ऊपर। ये कहती है कि जो पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, वहां मुसलमानों के वो मुल्क है। हिंदुस्तान तो हिंदुओं के लिए है कि वो उनको शरण दे सकता है, इसलिए वो इस तरह के बिल लाना चाह रही है। तमाम चीजें बातें उनकी तरफ से कही जाती है। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये वो जवाब दें कि मुल्क जब तकसीम हुआ था तो हिंदू मुस्लिम की बुनियाद के ऊपर तकसीम हुआ था। ये गलत है, ये तस्वुर ही गलत है। नहीं तो इतने लाखों हिंदू पाकिस्तान में नहीं होते, इतने लाखों हिंदू बांग्लादेश में नहीं होते, अफगानिस्तान में नहीं होते। उन्होंने नहीं माना, वो हिंदुस्तान के साथ नहीं आना चाहते थे। जैसे यहाँ करोड़ों मुसलमान बाई चॉइस इंडियन है, उनको चॉइस मिला था, उस वक्त वो चाहते थे पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन नहीं है। अपने बाप दादा की कब्रों को छोड़ के नहीं गए, यहाँ की रिवायत को, उनको हिंदुस्तान से मोहब्बत थी, इस वजह से वो नहीं गए। दूसरा ये है कि इसमें आसाम अकॉर्ड जो है हमारा, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है आसाम के पूरे मामले में। ये जो है, ये आसाम अकॉर्ड बना था 1971 25 मार्च के रात के 24 मार्च के रात के 12 बजे से पहले तक जो लोग आ गए उनको सबको इंडियन सिटीजन माना जाएगा। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि 2014 से भी 14 तक भी अगर कोई आ गया तो उसको हम लोग इंडियन सिटीजन दे देंगे। ये बिल्कुल उसके भी खिलाफ है, आसाम कोर्ट के भी खिलाफ। NRC पूरे इंडिया में लगाएंगे। NRC ओनली आसाम के लिए बनाया गया था। ये पूरे आसाम, पूरे इंडिया के जो है वो NRP है, हाँ, नेशनल रजिस्टर ऑफ पॉपुलेशन। ये जो हम लोग जनगणना जिसको कहते हैं, वो एक मामूली चीज है, नॉर्मल चीज है। हर 10, 12, 15 साल के बाद एक मरतबा होता है, वो होना है, होने दे। उसमें क्या लोगों को डराने की क्या बात है। जैसे आसाम में हमने 40 लाख को निकाल दिया, हालांकि सारा मामला फाइनल तक आ गया, 19 लाख पे ही अटका हुआ है। 40 लाख को निकाल दिया, कोई कह रहा 50 लाख को निकाल दिया, और यहाँ पूरे भारत से किस बुनियाद पे आप निकालेंगे? कोई उसका अभी तक, और वो 100% सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ। आपने अभी तक इसका कोई कानून नहीं बनाया, कोई पॉलिसी नहीं बताया, किस बुनियाद के ऊपर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने देखे, इसके बारे में कोई बात आप नहीं कर रहे हैं। सिर्फ लोगों को, क्योंकि कई जगह इलेक्शन है, वो इलेक्शन को जीतना ये दिखा के फिर से संसद में बिल आ रहा है। पहले भी हमने देखा था कि कई जो पार्टियां हैं उन्होंने मुखालफत की थी इसकी, और अभी भी ये तमाम जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि इस बिल की वो अभी भी मुखालफत करेंगे। कैमरामैन RD के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुएब रजा। और वहीं दिल्ली और NCR में आलूदगी का ग्राफ फिर बढ़ गया है। दिल्ली में आज सुबह का एयर क्वालिटी इंडेक्स 269 दर्ज किया गया, जो कल सुबह के AQI लेवल से ज्यादा है। NCR में आज सबसे ज्यादा आलूदगी गाजियाबाद में है, जहां AQI लेवल 357, दूसरे नंबर पर ग्रेटर नोएडा और तीसरे नंबर पर नोएडा है। दोनों ही जगह AQI लेवल 300 के ऊपर है। गुरुग्राम में हालात थोड़े बेहतर हैं। गुरुग्राम में AQI 207 दर्ज किया गया है। महकमा मौसमियात ने पहले ही खदशा जता दिया था कि हवा की रफ्तार कम होने से अगले 2 दिन दिल्ली में आलूदगी फिर बढ़ेगी। महकमा मौसमियात ने कहा कि हवा की रफ्तार बढ़ने से 23 नवंबर के बाद आलूदगी में कमी आएगी।
जैसे ही विंड स्पीड बढ़ी थी, यानी 11 से 15 तक काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन था, सीवियर हजार्डस कैटेगरी में आ गया था। और जैसे आपने बताया कि 16-17 को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट जाएगा, विंड स्पीड बढ़ेगी, तो विंड स्पीड 30-35 किलोमीटर पर आवर चली थी जो 17 तारीख को, जिससे पॉल्यूशन काफ़ी हट गया था। अब फिर नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया है, तो अब जो आपने देखा होगा कि आज विंड स्पीड कम हो गई, अब अगले 2-3 दिनों तक हवा कम हो जाएगी और कम होगी, तो 21 और 22 तारीख को पॉल्यूशन एक बार फिर सीवियर कैटेगरी में आ सकता है। और उसके बाद जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास होगा तो 23 तारीख से फिर नॉर्थ वेस्टर्ली विंड चलेगी, तो उससे फिर पॉल्यूशन हटना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे जो बड़ा फैक्टर है, एक तो विंड स्पीड है और रेन है। अगर विंड स्पीड ज्यादा होती है तो पॉल्यूशन हटता है, दिल्ली एनसीआर का डिस्पर्स होता है, और या बारिश हो। तो अभी एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो 26-27 के आसपास आएगा, उस समय काफी अच्छा स्नोफॉल होगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख, इन सब में, और पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में बारिश होने सकती है। लेकिन दिल्ली में बारिश कितनी होगी ये देखना है। अभी तो जो मॉडल दिखा रहे हैं कि ठीक ठाक बारिश होगी। अगर वो 3 नवंबर की तरह होती है, हल्की बारिश होती है, तो पॉल्यूशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर बारिश अच्छी होती है तो वॉश अवे हो जाएगा। तो यही रेमेडी है कि 26-27 को चांसेज है कि पॉल्यूशन वॉश अवे हो जाए। दिल्ली में आलूदगी पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने भी फिक्र जताई है। सदर जमहूरिया ने एक प्रोग्राम में कहा कि ऐसे हालात में मुस्तकबिल की फिक्र होती है और वजूद खतरे में लगता है। सदर जमहूरिया ने कहा कि शहरों में धुंध और खराब विजिबिलिटी लोगों में डर पैदा करती है। मरकजी वजीर रामविलास पासवान ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि 3 दिन के बाद दबाव में आकर अरविंद केजरीवाल ने कमेटी तो बनाई, लेकिन वो इससे मजाक कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बेहतर मालूम है कि ये काम अफसरान का है, ये काम माहिरीन का है जो पानी की जांच करेंगे। इसमें सियासी शख्स का क्या काम है। दिल्ली को बेहतर पानी मिल सके, बेहतर जल मिल सके, उसकी पूरी कोशिश में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान लगे हुए हैं। आज उन्होंने बहुत पहले, मतलब अभी से कम 72 घंटे पहले कमेटी बना दी थी। 72 घंटे बाद दिल्ली सरकार ने भी एक कमेटी बनाई है तमाम मसलों पर बात करने के लिए। हमारे साथ खुद केंद्रीय मंत्री हैं। मंत्री जी, आपने 72 घंटे पहले अपनी कमेटी बना दी और 2 लोगों के मेंबर को आपने ट्वीट के जरिए जानकारी दे दी। आज दिल्ली सरकार ने भी कुछ पहल की है। नहीं, उन्होंने दिया। उन्होंने हमारे अभी 2 घंटा पहले उनका चिट्ठी आया जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के तरफ से जो है दिनेश मोहनिया उपाध्यक्ष और जल बोर्ड एवं श्री सलभ कुमार सदस्य दिल्ली जल बोर्ड को मनोनीत किया है। लेकिन ये जो क्या कहते हैं कि जो हैं इनके दिनेश मोहनिया जो हैं, ये तो विधायक भी हैं, तो पॉलिटिकल हैं, वो अपने चेयरमैन हैं, वो उपाध्यक्ष है, तो वो उसमें क्या जांच करेंगे। इसलिए हमने उनको लिखा है कि आप अपने जो, जैसे हमने डीजी को रखा है सबसे, BIS के हेड को, आप CEO को रखिए, हमने अपने यहाँ से CEO को रखिए। और उसके बाद क्या कहते हैं कि 32 जो टीम कम में जो आपने बनाया है उसका नाम भेज दीजिए। हम भी शाम तक आपको नाम भेज देते हैं। लेकिन हमारे टीम में भी जो जितने भी रहेंगे BIS के अधिकारी रहेंगे। आप भी अपने क्या कहते हैं टीम में जो नाम दीजिए वो जल बोर्ड के अधिकारी रहें। कोई क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल नहीं रहे, कोई क्या कहते हैं CB जो क्या कहते हैं कि ऑफिसर टाइप का नहीं रहे। और 1 हफ्ता के अंदर में रिपोर्ट क्या कहते हैं 1 हफ्ता के अंदर में कलेक्शन कर ले, पानी का विभिन्न एरिया में कलेक्शन करें। जो गरीब का इलाका है वहाँ ज़्यादा करें, क्योंकि वो लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं कि 1 महीना के अंदर में उसका जांच कर करके 31 दिसंबर को हम चाहते हैं कि हम जो है, जैसे अभी हमने रिलीज किया रैंकिंग, उसी तरीके से हम दिल्ली का भी हम चाहते हैं कि जो विभिन्न एरिया का क्या है उसको हम क्या कहते हैं कि बैठ करके रिलीज कर देंगे। बिल्कुल। या BIS है, जल बोर्ड है, वही रिलीज कर देगा। तो सर वो BIS के पैरामीटर को ही नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये BIS का पैरामीटर जो है वो सही नहीं है, हम लोग के हिसाब से पूरा देश चल रहा है BIS के पैरामीटर के मुताबिक। जितने भी क्या कहते हैं कि जो है ये स्टील से लेकर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारा का सारा BIS को स्टैंडर्ड को लेकर चल रहा है। इनके मानने या नहीं मानने से क्या होता है। तो ठीक है, BIS के लैब में नहीं करें, लेकिन दूसरे लैब में तो करें। इन्होंने कहा कि हमको कहाँ से आपने क्या कहते हैं कि किया है, नाम दीजिए, तो हमने नाम दे दिया। जब नाम दे दिया है तो अब जाकर के वहाँ जाकर के ठीक कर रहे हैं। जाकर के आज इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट आया है, अब जाकर के वहाँ से दुरुस्त कर रहे हैं। तो क्यों दुरुस्त कर रहे हो अभी, है ना। उसी तरीके से मान लेते हैं कि जो है हमारा जो मेन मकसद है कि आप जो भी लेबोरेटरी में आप कराना चाहे हो वहीं क्या कहते हैं लैब में क्या कहते हैं कराओ, लेकिन जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो उनको यहाँ कराओ। बिल्कुल सर, 32 सब कमेटी के लिए भी आपने बोल दिया कि आप जो कमेटी देंगे उसमें नॉन पॉलिटिकल आदमी होना चाहिए, हमारी तरफ से भी नॉन पॉलिटिकल। बिल्कुल,
साफ तौर पे केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि देखिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और नॉन पॉलिटिकल लोगों को कमेटी में शामिल होना चाहिए। कैमरा प्रदीप के साथ आशिफ इकबाल जी, मीडिया दिल्ली। मुल्क में कैंसर के मरीजों की बढ़ती तादाद पर फिक्र का इजहार करते हुए पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने मरीजों को घर के पास इलाज देने जैसे कई बड़े सुझाव दिए हैं। हिंदुस्तान में कैंसर के मरीजों का बढ़ता आदादोशुमार चौंकाने वाला है। इसके मुकाबले इलाज के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐवान में साइंस, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज मामलों की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में हर साल 16 लाख लोगों को कैंसर हो रहा है। इन 16 लाख में से 8 लाख मरीजों की मौत हो रही है। मुल्क में इस वक्त गैस्ट्रोइंटेस्टाइन कैंसर के 2 लाख, ओरल कैंसर के 1,83,000, ब्रेस्ट कैंसर के 1,40,000, सर्वाइकल कैंसर के 1 लाख और फेरिंक्स कैंसर के 90 लाख मरीज हैं। अंदाजा के मुताबिक 2035 में कैंसर के मरीजों की तादाद 17 लाख से ज्यादा होगी। हिंदुस्तान में कैंसर का सबसे बड़ा अस्पताल मुंबई का टाटा मेमोरियल है, जो नेशनल कैंसर ग्रिड के जरिए 183 जगह कैंसर का इलाज कर रहा है। कमेटी ने रिपोर्ट में कहा है कि हिंदुस्तान में कैंसर के इलाज का इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। कैंसर मरीजों को घर के पास इलाज देने की जरूरत है। कैंसर ट्रीटमेंट के हब और स्पोक बढ़ाए जाना जरूरी है। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए टाटा मेमोरियल सेंटर 30 हब और 130 स्पोक खोलने वाला है। एक हब 4 करोड़ आबादी और एक स्पोक 1 करोड़ आबादी को कवर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मोदी सरकार मुल्क के मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में लो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास अहले खाना को भी आयुष्मान योजना का फायदा मिल सकता है। हालांकि इसके लिए उन्हें हर महीने मामूली प्रीमियम देना पड़ सकता है। जाहिर है मोदी सरकार के इस हिकमत अमली से समाज के हर तबके के लोगों को किसी भी बीमारी का इलाज यकीनी बनाने की गारंटी मिल सकती है। खबर पक्की है, मुल्क के मिडिल क्लास के लिए बहुत जल्द बड़ा ऐलान मुमकिन है। जराये के मुताबिक मुल्क के मिडिल क्लास को हेल्दी बनाने के लिए मोदी सरकार जल्द ही अलग से हेल्थ केयर स्कीम लाने की तैयारी कर रही है। यानी अब मिडिल क्लास के लिए भी आयुष्मान योजना की तरह स्कीम आने वाली है। नीति आयोग के डेप्यूटी चेयरमैन राजीव कुमार और बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के असिस्टेंट चेयरमैन बिल गेट्स ने एक रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग की हेल्थ सिस्टम फॉर न्यू इंडिया की रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक आयुष्मान योजना से मुल्क के 40% गरीबों को ही फायदा मिलता है। मिडिल क्लास के लिए अभी कोई सरकारी हेल्थ स्कीम नहीं है। नई हेल्थ केयर स्कीम में 50% मिडिल क्लास को कवर किया जाएगा। नीति आयोग को उम्मीद है कि स्कीम के लिए मिडिल क्लास 200 से 300 रुपए तक प्रीमियम दे सकता है। Today I appreciate my doctors and they are giving good services and Honorable Prime Minister has given Ayushman Bharat 50 करोड़ लोगों के लिए 10,000 करोड़ लोगों का आयुष्मान भारत में इस साल की है। पूरा हमारा देश में गरीब और मिडिल क्लास ज़्यादा है, उनके सेवा के लिए ये रखा है। आयुष्मान भारत योजना का नंबर गेम क्या है ये आप समझ लीजिए। दुनिया में मोदी केयर के नाम से मशहूर इस स्कीम के तहत मुल्क के 10 करोड़ गरीब और मिडिल क्लास फैमिली यानी कि 50 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख रुपए के सालाना मेडिकल की सहूलियात मुहैया कराई जा रही है। अगर उनके परिवार में कोई बीमार पड़ा तो 1 साल में 5 लाख रुपए का खर्च भारत सरकार और इंश्योरेंस कंपनी मिलकर देगी। इसके लिए मोदी सरकार मुल्क भर में 1.5 लाख वेलनेस सेंटर खोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की बहादुरी के किस्से अब तक लोगों की जुबान पर हैं। मुल्क को अभिनंदन की बहादुरी की दास्तां बताने के लिए एयरफोर्स ने 31 जुलाई को एक वीडियो गेम लॉन्च किया था, जिसमें प्लेयर्स अभिनंदन की तरह फाइटर प्लेन उड़ाकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकते हैं। एयरफोर्स के गेम इंडियन एयरफोर्स अ कट अबव को गूगल ने इस साल के बेस्ट गेम के लिए नॉमिनेट किया है। जिसने मुल्क का किया अभिनंदन, उसके गेम को गूगल पर बनाओ बेस्ट। पाकिस्तान में घुसकर अपना शौर्य दिखाने वाले विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पर बने इंडियन एयरफोर्स के मोबाइल गेम
इंडियन एयरफोर्स ए कट अबाउ को गूगल ने बेस्ट गेम 2019 के यूजर्स चॉइस गेम कैटेगरी में नॉमिनेट किया है। यानी गूगल पर अगर लोगों ने वोट दिया तो ये गेम इस साल का बेस्ट गेम का खिताब जीत सकता है। इसी साल 27 फरवरी को विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने MiG-21 बाइसन प्लेन से हिंदुस्तानी सरहद में घुसे पाकिस्तानी F-16 प्लेन को न सिर्फ खदेड़ा था बल्कि उसे मार गिराया था। अभिनंदन की इसी बहादुरी को बच्चों और नौजवानों तक पहुंचाने के लिए एयरफोर्स ने 31 जुलाई को 3D वीडियो गेम लॉन्च किया था। गेम खेलने वाले प्लेयर्स को फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए दुश्मन को खत्म करना होता है। गेम में एयरफोर्स में मौजूद अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट को मुहैया कराया गया है जिसे प्लेयर्स यूज कर सकते हैं। अब तक इस गेम को गूगल के ऐप स्टोर पर 10 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। इंडियन एयरफोर्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यूजर्स से अपील की है कि लोग इस गेम के लिए वोट करें ताकि यूजर्स चॉइस गेम कैटेगरी 2019 का खिताब इसे मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हुकूमत तालीम को लेकर कई तरह की स्कीम चलाती है ताकि बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो सके, लेकिन स्कूलों की हालत देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि 350 बच्चों को सिर्फ 4 टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ऐसे में बच्चों का मुस्तकबिल कैसा होगा अंदाजा लगाया जा सकता है। तालीम के नाम पर दीवारों पर लिखे स्लोगन पढ़िए, तालीम के नाम पर हाकिमों की तकरीरें सुनिए, तालीम के नाम पर सियासत की बातें सुनिए और फिर इस स्कूल की तरफ देखिए। यकीन हो जाएगा कि हकीकत से कितने दूर हैं तमाम बयानात। 12 जिले के कई स्कूल एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं, तो एक नजर शाहबाद किशनगंज असेंबली हलके के सहरोल तलहटी गवर्नर सेक्रेटरी स्कूल पर भी डाल लीजिए। यहाँ 350 बच्चे हैं लेकिन टीचर महज 4। जरा सोचिए बच्चों की नॉलेज में 4 टीचर कैसे 4 चांद लगा रहे होंगे। हमारे स्कूल में टीचरों की समस्या है, हमारी पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाती है। 8वीं तक तो हमारे स्कूल में टीचर थे, पर अब 10th तक स्कूल हो गया है तो अब टीचर नहीं है, 5 ही टीचर हैं। 350 बच्चों को तालीम देने के लिए महज 4 टीचर, एक प्रिंसिपल, मतलब 90 बच्चों पर 1 टीचर। किसी भी किताब में आपने नहीं पढ़ा होगा कि एक टीचर एक बार में 90 बच्चों को पढ़ा सकता है। प्रिंसिपल अपने काम में बिजी रहते हैं। इसके अलावा किसी दिन कोई टीचर किसी वजह से स्कूल भी नहीं आता तो बच्चे खुद अपने अंदर इल्म का उजाला करते हैं। स्कूल में टीचर नहीं है, 5 टीचर। एक तरफ तो सरकार बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए दावा करती है, लेकिन हमारे स्कूल में तो टीचर ही नहीं है, हमारी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पा रही। स्कूल में असातिज़ा के ओहदे खाली पड़े हैं लेकिन जिम्मेदारों को इसकी कोई खबर नहीं। जिम्मेदार सो रहे हैं और तालीम रो रही है। बच्चों के बोर्ड इम्तिहान सिर पर हैं लेकिन टीचर की कमी इनके मुस्तकबिल के लिए खतरा साबित हो रही है। तो एक तस्वीर ये भी देख लीजिए और सोचिए स्कूल के हालात हाथों से निकल चुके हैं। मिड डे मील है तो खिलाने वाला कोई नहीं, देने वाला कोई नहीं। बच्चे खुद एक दूसरे को मिड डे मील तकसीम कर रहे हैं। मेरा सरकार से यह अनुरोध है, शिक्षा विभाग वालों से, कि हमारे राज्य के माध्यमिक विद्यालय में टीचर लाए जिससे बालिकाएं शिक्षित हो सके पूर्ण रूप से। सूबे में तालीम को नए परवाज देने के लिए सरकार तमाम मंसूबे ला रही है जिससे बच्चे तरक्की करें, ताबीर लिख सकें। लेकिन जिन हाथों में सरकार ने ये काम दिए हैं वो जिम्मेदार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ कर रहे हैं। जी सलाम के लिए 12 से राम मेहता की रिपोर्ट।